हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द पॉइंट 1, 4। तो हमारे पास एक सर्कल है, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल और ये डायमीटर है ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 4 और इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 2, -3 और हमें ए के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स एच और के होंगे। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज एच, के है। अब हमें एच, के कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हम एच, के टर्म्स में भी कैसे निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एच प्लस 1/2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ सकते हैं? और एच प्लस 1/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे तो के प्लस 4/2। अब हम यहाँ से सी के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस 1/2 इक्वल टू 2। एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर किया और अगर y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर ले तो ये आ जाएगा k प्लस 4/2 इक्वल टू -3। अब यहाँ से हमें सिंपल h और k कैलकुलेट कर लेना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 4 और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू 4 - 1, सो h इक्वल टू 3। और यहाँ से कैसे करेंगे? k प्लस 4, 2 की हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6, तो k इक्वल टू -6, 4 उधर जाके हो जाएगा -4, तो k आ जाएगा -10। तो हमारा जो a कोऑर्डिनेट है h, k, इसका वैल्यू कितना आ गया है? h की जगह है 3 और k की जगह है -10। तो हमारा a कोऑर्डिनेट आ गया है 3, -10। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। तो हमें रियल रूट्स के लिए कंडीशन लगानी है जिससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? वो होती है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। d का क्या होता है? b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b क्या है? x का कोफिशिएंट होता है, तो विच इज 4² - 4। a क्या है? x² का कोफिशिएंट मीन्स 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। और c क्या होता है? कांस्टेंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स k। तो बस इसको सोल्व करना है और k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो 4² हो जाएगा 16 - 4 × 1 मीन्स 4k, तो ये हो जाएगा 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। तो 16 को हम उधर ले जाएं या फिर 4k को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू k। सो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे तो ये आ जाएगा k लेस देन और इक्वल टू 4। तो k की इस वैल्यू के लिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k
आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे जो रूट्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हम एक रूट मान ले अल्फा तो दूसरा रूट हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, यही तो रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ गए, हमने एज्यूम कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C/A मीन्स K/3। तो K/3, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल होके 1 आ जाएगा और K/3 आ जाएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K=3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, K=3 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 3 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो 10 तो नहीं होगा, ना ही 11 होगा। 12 3 से डिविजिबल होगा और 99, यस 99 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12, फिर 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99। तो हमें ये बताना है कि ये कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बार 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे AP के कंसेप्ट को लगा सकते हैं, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके अकॉर्डिंग A क्या हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म 12 और D क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेंगे L = A + n - 1 D। इसकी हेल्प से हम n कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो L क्या होता है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 99। तो 99 = A कितना है यहाँ पे 12 + n तो कैलकुलेट ही करना है, और D कितना है यहाँ पे 3। तो इस इक्वेशन में आपको देख सकते हैं कि n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हो गया 99 = 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n - 3। अब 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। तो ये आ जाएगा 99 = 9 + 3n। अब 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 99 - 9 = 3n मीन्स 90 = 3n। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो n कितना बचेगा, n = 90/3 मीन्स n = 30। तो वो नंबर्स जो 2 डिजिट्स वाले हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स कितने हैं 30। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो पहले ये देख लेते हैं कि √2 और √3 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और आगे भी डेसिमल में चलते जाता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 1.4 हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये 1.41 से बड़ा है और 1.732 से छोटा है, और 1.3 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, और ऐसे ही हम 1.6 भी ले सकते हैं, 1.55 भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, an = A21 + 120। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जो हमारा AP है इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 3 कर देते हैं तो ये बचेगा 12।
तो यहाँ पे ये सब पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। A21 कितना होगा, ए प्लस 21 माइनस वन डी प्लस 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ए है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ए से ए कैंसिल, और एन तो हमें कैलकुलेट ही करना है, माइनस वन डी कितना है 12 इक्वल्स टू 21 माइनस वन मीन्स 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू डी मीन्स 12 प्लस 120। अब सिंपली हमें एन कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन 12 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 120, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन 12 इक्वल्स टू 360, ठीक है। और यहाँ से एन माइनस वन 360 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन 360 अपॉन 12 कितना आएगा 30। तो यहाँ से हम जो माइनस वन है उधर ले जाकर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 31। तो इस एपी का जो 31st टर्म है वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट करते हैं। इफ़ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एपी कुछ इस तरीके से a1 a2 a3 a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो Sn क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर हम यहाँ पे S1 कैलकुलेट करें, ठीक है, तो S1 क्या होगा, मीन्स n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 1 होगा 4, और S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो S1 क्या है A1, तो यहाँ से A1 कितना आ गया हमारा -1, ठीक है। इसी तरीके से हम S2 कैलकुलेट कर लेंगे। S2 कितना आएगा, n की जगह 2 पुटअप कर दो, तो ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 2, इतना क्लियर है। तो S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 12 माइनस 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो A1 प्लस A2 कितना आ गया हमारा 4, और अगर हम A1 की वैल्यू पुटअप कर दें तो यह आ जाएगा -1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, -1 को हम राइट हैंड साइड ले जाके ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा A2 इक्वल्स टू 5। तो हमारे AP के 2 टर्म्स आ गए हैं, और 2 टर्म की हेल्प से हम AP कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज फर्स्ट टर्म है -1 और सेकंड टर्म कितना है हमारा 5, तो ऐसे ही हमारा AP कुछ होगा, ठीक है। तो A क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म -1 और D कितना हो गया है 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6। तो अब हम यहाँ पे A और D की हेल्प से nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो an हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और an क्या आ जाएगा, a कितना है हमारा -1, तो यहाँ से -1 प्लस n -1, d कितना है यहाँ पे 6, तो 6 पुटअप कर देंगे, तो an कितना आ जाएगा -1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो यह आ जाएगा 6n माइनस 6, तो हमारा जो an है वो कितना आ गया है 6n -1 -6, तो ये आ जाएगा -7। तो हमारा इस AP का nth टर्म क्या आ गया है 6n -7, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो हमें पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट होगा h, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है A 1, -3 और ये पॉइंट है B 4, 5, और जो इसको
कट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट है सपोज h,0, तो ये कोऑर्डिनेट a और b को सपोज k/1 में कट कर रहा है, तो ये आ गया k/1। तो अब हम इसको इक्वेट कर देंगे कैसे, ph,0, तो ये तो हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है और इस रेशो के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये होगा m1 इंटू x2 मीन्स k इंटू 4, तो यहां से p कोऑर्डिनेट क्या आएगा, k इंटू 4 मीन्स 4k, और फिर m2 इंटू x1 तो 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4k प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट पे भी अप्लाई कर देंगे, तो k इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन k प्लस 1। अब हमारे पास ये दोनों p कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स है, तो इसलिए अब हम इनको इक्वेट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट को करते हैं इक्वेट, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल, तो 5k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, तो अब k प्लस 1 0 हो जाएगा उधर जाके, तो ये बन जाएगा 5k -3 इक्वल्स टू 0 और 5k इक्वल्स टू 3, तो k आ जाएगा 3 अपॉन 5। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, मतलब ये रेशो क्या है, 3:5 में कट कर रहा है। अब हम इसका x कोऑर्डिनेट भी इक्वेट कर लेंगे, तो हमें h कैलकुलेट करना है, तो h होगा 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इतना क्लियर है। अब यहां से हम k की वैल्यू 3/5 इसमें पुट कर देंगे और हमारा h आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहां से 4 यह आ जाएगा 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1। अब सिंपली इसको सोल्व करना है, तो 4 इंटू 3/5 कितना होगा, 12/5, तो ये आ जाएगा 12/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा हमारा, पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम 5 और 3 प्लस 5, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एलसीएम 5 और 12 प्लस 5, तो हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल्स टू 17/8, और यही हमारा h का वैल्यू आ गया है। तो हमारा जो p कोऑर्डिनेट है जो हमने एज्यूम किया था x एक्सिस पे, वो क्या आ जाएगा, p 17/8, 0, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ coin 3 times and noting the outcome each time. If getting the same result in all the tosses is a success, find the probability of losing the game. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं 3 कॉइन को टॉस करने का, ठीक है। तो सैंपल स्पेस, और हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे ताकि कुछ भी नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एच 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 आ गया, मतलब हेड हेड हेड, तो सबसे पहले हेड हेड हेड, फिर हम देखते हैं कि 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, सपोज सब पहले हेड हेड आ गया, फिर टेल, और फिर हेड टेल हेड, और सबसे पहले टेल और फिर हेड हेड। तो ये वो केसेस थे जिसमें 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है। अब हमें वो केसेस लिखने हैं जिसमें 1 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो हेड टेल टेल, और फिर बीच में हेड आ जाएगा, तो टेल हेड टेल, और अब सबसे लास्ट में हेड आ जाएगा, तो टेल टेल हेड। हमारे पास हेड 1 बार भी आ गया, 2 बार भी आ गया, 3 बार भी आ गया। अब हम वो केस लिखेंगे जिसमें 1 बार भी नहीं आएगा, मीन्स सभी टेल्स आएंगे, तो टी टी टी। तो एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेम रिजल्ट मिलता है तो सक्सेस है, ठीक है। सेम रिजल्ट हो गया एच 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 और टी टी टी, ठीक है। तो ये सक्सेस होगी अगर ये दोनों अपीयर होंगे, बट हमें बताया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो लूज कब करेगा, जब ये वाले केसेस आ जाएंगे, इस तरह का कुछ होगा।
तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 बार इस तरीके से अपीयर होगा तो हमारा गेम लूज हो जाएगा, हम लूज कर जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी, लूज करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये 6। तो फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल कितना है, ये 7 और 8। तो टोटल सैंपल स्पेस है हमारा 8। तो ये हो जाएगा 6/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हो जाएगी 3/4। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच फर्स्ट पार्ट है इज अ प्राइम नंबर और सेकेंड पार्ट है लाइज बिटवीन 2 and 6। तो सबसे पहले हम डाई को फेंकने का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, वो कितना होगा, चलिए देखते हैं। ये होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आपने। तो इसमें हमारा जो प्राइम नंबर है वो उसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे 2 3 और 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 5। और सेकंड पार्ट का भी देख लेते हैं साथ ही साथ, लाइज बिटवीन 2 and 6। तो वो कौन से नंबर हैं, दीज नंबर्स 3 4 and 5। अब सिंपल इनका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम तो कितना है 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/2। आसान है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यहाँ पे भी 3 है। तो यहां से आ जाएगा 3/6। तो ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस cx + 3y + 3 - c = 0 and 2x + cy - c = 0 has infinitely many solutions। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए लाइंस को कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है दोनों इक्वेशंस का वो इक्वल होना चाहिए एंड जो कांस्टेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं। तो c अपॉन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट अपॉन सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 12 इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स 3/c और अब 3 - c अपॉन -c। तो ये कंडीशन है हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इन तीनों कंडीशन की हेल्प से c की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 को कंपेयर कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा c/12 इक्वल्स टू 3/c। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा c² इक्वल्स टू 36। 12 3 जा 36। तो यहां से हम 36 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यह आ जाएगा लाइक दिस। तो c² - 6² इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b a - c। तो यहां से c - 6 और c + 6 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम इंडिविजुअली इनको इक्वेट करेंगे तो यह आ जाएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा c इक्वल्स टू 6 और c + 6 इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा c इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो यहां पे हम 3/c इक्वल्स टू 3 - c अपॉन -c ये पुटअप कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा, -c की मल्टीप्लाई होगी तो -3c इक्वल्स टू c की इधर मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा c 3 - c। तो -3c इक्वल्स टू 3c - c²। इतना क्लियर है। अब हम c² को इधर ले आएंगे तो -c² है तो ये हो जाएगा +c² और ये आ जाएगा -3c और ये भी आ जाएगा इधर -3c। तो ये आ जाएगा -6c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा c - 6। अब हम इंडिविजुअली अगर इनको 0 के इक्वल पुट करें तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू 0 और c - 6 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा c इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ से हमारे ये दो आंसर आ गए। अब हम थर्ड चेक कर लेते हैं जिसमें हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो ये होगा c/12 इक्वल्स टू 3 - c अपॉन -c। तो यहां से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -c² इक्वल्स टू 12 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये आ जाएगा 3 - c। तो यहां से -c² इक्वल्स टू 12 की 3 में होगी तो 36 -12c। तो आप देख सकते हैं कि -c² है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +c², और इधर 0 बचेगा तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा c² -12c + 36 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये c-6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आप रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c-6 इक्वल्स टू 0, और चलिए मैं लिख ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू 6। तो आप देखो यहाँ से आया c इक्वल्स टू 6 -6 0 6 और 6, तो जो भी तीनों में कॉमन होगा हमारा आंसर वही होगा। तो c की फाइनल जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 6, क्योंकि 6 हमारा तीनों में है, ठीक है। तो हमारा ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, और c इक्वल्स टू 6 ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब क्योंकि √2 रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a और b को प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे 3/5 या 5/7, जो एक दूसरे कट ना हो। चलिए, तो √2 इक्वल्स टू a/b, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा √2b इक्वल्स टू a। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2b² इक्वल्स टू a², ठीक है। अब 2 से हम राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा b² इक्वल्स टू a²/2। अब आप यहां से ध्यान से देखें तो a² को 2 से डिवाइड करने के बाद भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब है कि b² इज डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a² का मतलब है कि 2 डिवाइड्स a, ठीक है। मीन्स a भी 2 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होने के बाद कोई इंटीजर मिलेगा तो हम उस इंटीजर को एज्यूम कर लेते हैं कि वो है c। तो c इक्वल्स टू a/2 लिख सकते हैं हम। इतना क्लियर है। इसको भी हम अब स्क्वायर कर लेंगे, तो यह आ जाएगा a²/4। तो a² की वैल्यू हम 2b² पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2b²/4, और अगर इसको डिवाइड करें तो यह आ जाएगा b²/2। अब इसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे कि b² को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है c², तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b², ठीक है। अब 2 डिवाइड्स b², इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखें तो 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी, तो मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है a और b का, ठीक है। बट हमने एज्यूम किया था कि a और b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब 2 इनका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, ठीक है। और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा थ्योरी भी लिखना होगा। कॉन्ट्रडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। और रॉन्ग एजम्पशन क्या थी हमारी, दैट √2 इज रेशनल नंबर।
और हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दैट √2 इज इरेशनल नंबर, हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। इसको आप एग्जाम में बहुत अच्छे है लिखना, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पोलिनोमियल x² - k + 6x + 2 × 2k - 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो जीरोस है वो होगी अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स हाफ ऑफ अल्फा बीटा। इतना क्लियर है। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पोलिनोमियल से पुटअप कर देंगे, जो क्या होती है -b/a, ठीक है। और यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस ये आ जाएगा -k + 6, और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट जो होगा 1 = हाफ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a मीन्स कॉन्स्टेंट 2 × 2k - 1 अपॉन a, तो a है x² का कोफिशिएंट मीन्स 1। तो यहां से हम सिंपली k सोल्व कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा k + 6 = 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो 2k - 1। अब हम 2k को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा -2k, और k 6 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -k और -1 - 6 हो जाएगा -7, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होके k = 7 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children. आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फादर की प्रेजेंट एज x है और जो बच्चे हैं उनकी प्रेजेंट एज a और b है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x = 3 times a + b, बच्चों की एज के सम के 3 times, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखते हैं, 5 years के बाद, तो 5 years के बाद क्या होगा, फादर की एज हो जाएगी x + 5 और बच्चों की एज हो जाएगी a + 5 और b + 5, और 2 times हो जाती है फादर की एज। तो 5 years के बाद मीन्स x + 5 = 2 times a + 5 प्लस b + 5, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x + 5 = 2, a + b को अलग लिख लेते हैं a + b, और ये हो जाएगा 5 + 5 10, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, तो a + b की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से रख देंगे, क्या आएगी x/3 = a + b, तो a + b को हम x/3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x + 5 = 2, ये है x/3 प्लस 10। अब सिंपली हमें x सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x + 5 = 2 × x/3 मीन्स 2x/3 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 20। अब 2x/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x - 2x/3 = 20, और 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -5। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा x/3 = 20 - 5 = 15, तो x आ जाएगा हमारा 3 × 15 कितना होगा 45। तो जो फादर की एज है x वो आ गई है हमारी 45, ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट करते हैं। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the
डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि x अपॉन वाई होगा, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशंस लगाएंगे, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस 2 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है 1/3। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन यूज करते हैं, न्यूमरेट इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, तो ये बन जाता है 1/2, ठीक है। इस तरह के सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू y माइनस 1 इंटू 1, तो ये रहेगा y माइनस 1। अब 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y। ये हमारी हो गई है सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि 1 में भी y के इक्वल है और 2 में भी y के इक्वल है, तो इनको इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब x यहां से सिंपली सोल्व कर लेंगे हम। तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस 6, तो 1 प्लस 6, तो यहां से 3x माइनस 2x हो गया x इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज फर्स्ट में ही करते हैं, तो ये कितना है y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 और y इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो x बाई वाई ये क्या होगा 7/15, तो यही हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। तो हमें पता है कि जो y एक्सिस है उस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो 0, k है, x कोऑर्डिनेट 0। और सपोज 5, 2 को हम a नाम दे देते हैं और b इज -3, 2, ठीक है। तो बोला गया है कि जो p से a का डिस्टेंस है मीन्स pa इक्वल्स टू p से b का डिस्टेंस मीन्स pb। तो हम लिख लेते हैं pa इक्वल्स टू pb। तो pa कैलकुलेट करते हैं विद डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट लगा लेते हैं सबसे पहले, और क्या होगा x1 माइनस x2 मीन्स 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस अब y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा k -2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा p है, ठीक है। अब p भी देखते हैं, तो रूट x1 माइनस x2, तो ये कितना हो जाएगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर, इतना लिख ही सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि k हमारा वेरिएबल है और इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट में हटा ही रहा हूं, तो 5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये क्या है k -2 मीन्स k प्लस 2, तो k प्लस 2 का स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू यहाँ का भी रूट हट गया, तो ये हो जाएगा 0 -3 मीन्स +3 का स्क्वायर, तो ये आ गया है 9 प्लस k -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 और -2ab मीन्स -4k। तो यहां से हम देख सकते हैं कि k स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, तो 4 भी कैंसिल हो रहा है।
अब ये बचा है तो इसको हम सेपरेटली लिखते हैं। तो ये क्या है 4k, और इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है। और 25 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 25, तो ये हो गया 8k इक्वल्स टू 9 माइनस 25 कितना होगा -16, तो k आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। तो यही हमारा k का वैल्यू आ गया है। तो जो p है वो आ जाएगा 0, -2। ये हमारा वो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस y एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस a और b से इक्वल है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स p एंड q such that p is nearer to a if p also lies on the line given by 2x minus y plus k equals to 0 find the value of k। तो हम क्या करेंगे, a और b एक सेगमेंट बना लेंगे। सबसे पहले सपोज ये a है और ये b है, तो a कितना गिवन है 2,1 और b है 5,-8। p और q इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना है कि तीनों के तीनों सेगमेंट्स इक्वल आए, ठीक है। तो जो p है वो नियरर टू a है और दूसरा जो है वो q हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये AP है ये 1 पोर्शन है और जो PB है वो 2 पोर्शन है पूरे लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे जो रेशो हो गया AP ये 1 और ये टोटल 2, ठीक है। तो अब हम P कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो हमारा जो P है वो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। m1x2, ठीक है, प्लस m2x1, तो ये हो जाएगा 1 × 5 मीन्स 5 प्लस 2 × 2 मीन्स 4 अपॉन m1 प्लस m2 होता है तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, कोमा। अब y कोऑर्डिनेट पे भी हम यही यूज कर लेंगे, तो 1 × -8 एंड 2 × 1, तो ये हो जाएगा -8 + 2 अपॉन 2 + 1 मीन्स 3। तो हमारा ये P कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा P 5 + 4 होता है 9/3 मीन्स 3, और -8 + 2 होता है -6/3, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारा P कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब एक कंडीशन गिवन है कि जो P पॉइंट है वो 2x - y + k पे लाई कर रहा है। इसका मतलब जो P कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x - y + k = 0 में ये P कोऑर्डिनेट पुटअप कर देंगे। तो x क्या आ जाएगा 3, तो 2 × 3 माइनस y क्या है यहाँ पे -2, तो ये भी लिख देते हैं -2 + k। अब सिंपली हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 + 2 + k = 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 + k = 0। यहाँ से हम 8 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा k = -8। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो LHS क्या है, स्क्वायर में है, तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तो फर्स्ट स्क्वायर को ओपन करके आ गया। अब ये सेकंड वाले को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो
कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो 1/sin थीटा और साइन थीटा तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा। सिमिलरली जो सेक थीटा है वो भी 1/cos थीटा होता है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 बचा और यहाँ पे भी 2 बचा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 प्लस। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब ये आया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस और क्या है सेक स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 5 प्लस, अब आप ध्यान से देखो तो हमें tan और कोट में लाना है आंसर, तो इसलिए हम कोसेक को क्या कर लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद होने चाहिए जो बेसिक फॉर्मूलाज है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही क्या है हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है प्रूव दैट 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। तो LHS होगी, इसको हम क्या करेंगे कि कोस और साइन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को भी लिख लेते हैं, 1 प्लस tan ए हो जाएगा sin ए अपॉन कोस ए, और सेक ए हो जाएगा 1/cos ए। तो ये अब हमारा आ गया है, इसको अब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं sin ए, तो जो 1 है 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो 1 से अगर sin ए को डिवाइड करेंगे तो sin ए बचेगा, तो इसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा sin ए प्लस sin ए से sin ए को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 से cos ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos ए ही रहेगा, ठीक है। अब हम माइनस sin ए से डिवाइड करेंगे तो sin ए ही बचेगा, और 1 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके हम न्यूमरेटर सोल्व करते हैं। तो cos ए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू कोस ए प्लस ये साइन ए एज इट इज रहेगा और प्लस 1 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो न्यूमरेटर में, तो ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोस ए, और ये लिखा हुआ है कोस ए प्लस साइन ए, मीन्स सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे -1 और यहाँ पे है +1, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको a कंसिडर कर लूंगा, साइन ए प्लस कोस ए को a और 1 को b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a-1 और a+1 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका किसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में a स्क्वायर मीन्स साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब जो न्यूमरेटर है इसको एक्सपेंड करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 ही लिख देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कोस ए। इतना सबको क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे -1 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसी स्टेप में इसको कट कर दे रहा हूँ 1
और -1 हो गए कैंसिल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बचा 2 sin a cos a अपॉन sin a cos a। तो चलिए लिख लेते हैं, तो यह आ गया 2 sin a cos a अपॉन sin a cos a। तो यहां से हम 2 sin a cos a में से sin a cos a कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 2, और यही हमारा क्या है, RHS। ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। इन फिगर एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव दैट CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो CD है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ये एंगल होगा CDA और CDB दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एंगल A है ये थीटा डिग्री का है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो एंगल ACD है वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD थीटा प्लस 90 डिग्री, ये दोनों प्लस एंगल ACD, और ये कितना होगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम। तो यहां से हम एंगल ACD कैलकुलेट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, इधर होके माइनस हो जाएगा, और थीटा भी इधर आके माइनस थीटा। तो एंगल ACD कितना आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमें DCB कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें गिवन है कि एंगल ACB 90 डिग्री का है, तो इसी की हेल्प से हम सोल्व कर लेंगे। तो एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ACB को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD प्लस DCB। ठीक है, तो एंगल ACD प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। तो ACD हमने अभी कैलकुलेट किया है 90 माइनस थीटा, तो ये है 90 माइनस थीटा प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 90। तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस थीटा उधर जाके प्लस थीटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल DCB इक्वल्स टू थीटा। तो मतलब ये एंगल DCB भी हो गया हमारा थीटा। ठीक है, अब हम यहां से दो मेथड से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक तो आपको सेम रखना है दोनों में। तो मेथड 1 से सोल्व करेंगे, इसमें हम सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल्स ACD एंड ट्राइंगल DCB, तो इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे, हमें पता है कि एंगल CDB दिस वन इक्वल्स टू एंगल CDA। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल CAD है वो इक्वल है DCB के। क्यों, क्योंकि दोनों थीटा है। तो एंगल CAD इक्वल्स टू DCB। इतना क्लियर है। तो यहां पे हम दो एंगल्स को इक्वल दिखा पाए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB। ठीक है, AA क्राइटेरियन से। ओके, तो यहां पे अब हम इसमें रेशो का यूज करेंगे। कैसे, कि जो हमारा जो ट्राइंगल सिमिलर है इसमें जो थीटा है, थीटा के करस्पॉन्डिंग CD परपेंडिकुलर और AD हमारा बेस है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं CD अपॉन AD। याद रखो कि थीटा के करस्पॉन्डिंग हम लिखना है जो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पे हम थीटा जो है, तो यहाँ पे BD हो गया परपेंडिकुलर और CD हो गया हमारा बेस, तो यहाँ पे भी हम BD अपॉन CD लिख देंगे। ठीक है, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू BD। तो यही हमें प्रूफ करना था, CD स्क्वायर इक्वल्स टू
यहाँ पे बी डी बाद में है पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम बिना सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूफ करे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मेथड 2, तो एसीडी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि जो थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग सीडी परपेंडिकुलर होगा और एडी बेस होगा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए डी। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली ट्राइंगल बी सी डी में हम थीटा के करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं बी डी परपेंडिकुलर होगा और सी डी बेस होगा। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। अब ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो 1 इक्वल्स टू 2 मीन्स सी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। तो यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ए डी। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो मैं एक कैनाल बना देता हूं रफली, जिससे आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए। मैं बेसिकली एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। यहाँ पे जो वाइड है या विड्थ है कैनाल की वो कितनी है? 6 मीटर, और जो डेप्थ है वो गिवन है 1.5 मीटर। और इस तरीके से कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और 30 मिनट्स में जो भी वाटर का वॉल्यूम फ्लो होगा उससे हमें एरिया इरिगेट करना है। तो वो भी मैं रफली बना देता हूं एक क्यूबॉइड। सपोज इस एरिया को हमें इरिगेट करना है, तो ये जो ए है ये हमें 30 मिनट्स में इरिगेट करना है। और जो ये हाइट है इसी को बोलते हैं हम स्टैंडिंग वाटर, कि कितना हाइट तक वो फील्ड में पानी भर जाएगा। तो ये कितना गिवन है हमारा? 8 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.08 मीटर, ताकि यूनिट्स कॉमन रहे। तो हमें पता है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको हम मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो स्पीड है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है किलोमीटर को अगर मीटर में बदले तो 1000 मीटर होता है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1000। और आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट। तो ये हो गया मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये इस स्पीड से अब वाटर फ्लो कर रहा है, और ये विड्थ है, ये हाइट है, तो ये एरिया हो गया। तो हम अब ये चेक कर लें कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम पर मिनट, तो ये कितना होगा? 1.5 इंटू 6 इंटू स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 1 मिनट में कितना फ्लो कर रहा है वाटर का, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट। इतना क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि 6 से अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दे 60, तो ये डिवाइड हो जाएगा 60 से। और यहाँ पे 1.5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1500 मीटर क्यूब पर मिनट। अब हमें चेक करना है कि 30 मिनट्स में कितना इरिगेट करेगा, तो उसके लिए हम चेक करना है कि 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स इक्वल्स टू, ये पर मिनट है तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा?
मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वाटर से हमें इस एरिया को इरिगेट करना है। तो एरिया इंटू हाइट, ये भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो एरिया इंटू 0.08 इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, तो यहां से हम 0.08 से डिवाइड कर देंगे। तो 45,000 अपॉन 0.08, तो यह आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो 30 मिनट्स में ये कैनाल इतना एरिया इरिगेट कर देगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 10, 10, 16, 12, 6, 7। तो हम देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसको हम बोल देंगे मॉडल क्लास। क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा मोड कैलकुलेट होगा। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं हम F1। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको बोल देते हैं F0 या F0। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं हम F2। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि L और H क्या होते हैं। F0, F1, F2 तो हमने देख ही लिया है। तो जो हमारा L होता है ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 30। तो 30 प्लस F1 कितना है 16 माइनस F0 है हमारा 10 अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 16। तो ये आ जाएगा 32 माइनस F0 इज 10 माइनस F2 इज 12 इंटू जो H है हमारा वो होता है हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास मीन्स जो 40 माइनस 30 को करके आएगा तो कितना आएगा 40 माइनस 30 मीन्स 10, और ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 10। तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 16 माइनस 10 हो जाएगा 6 अपॉन 32 माइनस 10 माइनस 12 ये कितना आएगा। चलिए देखते हैं 12 और 10 कितना होता है 22, और 32 माइनस 22 हो जाएगा 10 इंटू 10 ये वाला। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36, और यही क्या आ गया हमारा मोड। तो मोड आ गया 36। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर can fill a tank in 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. तो हम क्या assume करेंगे कि जो स्मॉलर वाला टैप है वो x आवर्स में टैंक को सेपरेटली फिलअप कर देता है कंप्लीटली, और जो लॉन्गर वाला है वो 2 आवर्स कम लेता है तो वो x माइनस 2 आवर्स में कंप्लीटली और सेपरेटली फिलअप कर देगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि जो स्मॉलर टैप है उसको लगता है x आवर्स। ठीक है, और जो लॉन्गर डायमीटर वाला टैप है उसको लगता है x माइनस 2 आवर्स। इतना क्लियर है। और टुगेदर उनको लगता है 7/8 आवर्स। तो टुगेदर 7/8 आवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1 8 प्लस 7 मीन्स 15/8 आवर्स। इतना क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे कि इनको चेक करें कि x आवर्स में फिलअप कर देता है तो 1 आवर में कितना करेगा, ठीक है। तो 1 आवर में कितना काम होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलर वाला है वो 1/x फ्रैक्शन फिलअप करेगा 1 आवर में, और लॉन्गर x - 2 आवर्स लेता है तो 1/x - 2 फ्रैक्शन फिलअप करेगा 1 आवर में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअली अगर चल रहा है। अगर टुगेदर उनको चला दिया जाए दोनों टैप्स को तो वो 1/15/8 पोर्शन फिलअप कर देगा 1 आवर में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8/15 भी। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले हमें यहां पे थोड़ा सोल्व करना है एलसीएम लेके। तो ये आ जाएगा x - 2 और यहाँ पे आ जाएगा x से डिवाइड करेंगे तो x - 2 बचेगा, प्लस x - 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और ऊपर 1 ही है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है हमारा 8/15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + x - 2 मीन्स 2x - 2, तो 15 × 2x - 2, और नीचे जो है इसकी 8 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 8x × x - 2, 8x - 2। अब सिंपली हमें x सोल्व करना है और टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 30x - 30 = 8x² - 16x। इतना क्लियर है। अब हम 30x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x² और ये माइनस में होगा तो -16x - 30x, और ये चला जाएगा -30 हो जाएगा +30 = 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² - 16 और 30 कितना होगा 46, 46x + 30 = 0। अब आप देख सकते हैं कि सभी जो है 2 से डिविजिबल है तो हम 2 कॉमन लेके उधर 0 कर देंगे तो यह आ जाएगा 4x² - 23x + 15 = 0। तो 2 उधर आके 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइनली 4x² - 23x + 15 = 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हमें सोल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है 15 उसकी मल्टीप्लाई होगी a के साथ मीन्स 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 60। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और ऐड करके 23 आ जाए, ठीक है। तो 60 के हम फैक्टर कर लेंगे तो यह आ जाएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 × 5 = 15 और, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 23 आ जाए ऐड करके। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 2 × 2 = 4 × 5 तो ये हो जाएगा 20, और ये है 3 तो 20 और 3 को यूज करके हम ये सब कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4x² - 20x - 3x + 15 = 0। तो यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x - 5 - 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 = 0। इतना क्लियर है। यहाँ पे 4x - 3 और x - 5 आ जाएगा। तो यहाँ इंडिविजुअली अगर हम 0 रखेंगे दोनों ब्रैकेट्स को तो ये आ जाएगा x = 3/4 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 5। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा वैल्यू वैलिड है। तो अगर हम 3/4 ले लेते हैं ये तो 1 आवर से भी कम है, और हमें पता है कि जो लॉन्गर है वो x - 2 लेता है तो 3/4 - 2 नेगेटिव हो जाएगा, जो नहीं हो सकता है, टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे तो x = 5 हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्मॉलर टैप है वो x आवर लेता है मीन्स 5 आवर्स लेता है, तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर वाला 5 आवर्स लेता है टैंक को सेपरेटली कंप्लीटली फिलअप करने के लिए, ठीक है। और जो लॉन्गर वाला टैप है वो 5 - 2 आवर्स लेगा मीन्स 3 आवर्स लेगा कंप्लीटली और सेपरेटली फिलअप करने के लिए।
ठीक है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है।